टॉप 20 में देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन को लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप जानिए। अब किसान मोर्चा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा उग्र हुआ है और इसी बीच नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर को बंद करने की बात किसानों ने कही है। दिल्ली में दूसरी जगह भी ट्रैफिक जाम करने की बात किसानों के जरिए कह दी गई। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर अड़े हैं सभी किसान। आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। कहा गया है कि जो बॉर्डर्स खुले हुए हैं उनको भी बंद किया जाएगा और तादाद में किसान बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। आंदोलन का 21वां दिन है आज चिल्ला बॉर्डर पर जाम है। कानून को एक गुट का समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट में रचना आज अहम सुनवाई है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। कोविड है, इतने सारे किसान एक साथ बैठे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर्स पर आवाजाही बंद है, एसेंशियल आइटम्स दिल्ली तक और आसपास एनसीआर में नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए दिलचस्प होगा कि 21 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? लेकिन लगातार ऐसे किसानों का गुट भी है जो इस कृषि कानून का समर्थन कर रहा है और इसी बीच बड़ी खबर, किसान संगठनों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। सरकार किसानों को बदनाम न करे, ये संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है और यही प्रदर्शन उग्र करने की बात भी कह रहा है। दूसरे किसान संगठनों से समानांतर बात न करें, ये संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले कृषि नेताओं को, किसान नेताओं को आमने सामने सरकार ला रही है। प्रश्न ये बात दिलचस्प है क्योंकि कल हमने प्रधानमंत्री को देखा कि वो कच्छ में थे। वहां पर जो सिख फार्मर्स थे उनसे उन्होंने बातचीत करी, मैसेज देने की कोशिश करी। फिक्की में प्रोग्राम था, वहां से मैसेज देने की कोशिश करी और लगातार चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, हर राज्य के अलग अलग किसान संगठन दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में बाकायदा तोमर साहब से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया 5 दिसंबर को ही नामंजूर कर दिया था प्रस्ताव, कृषि कानून वापस लेना होगा। और इस बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। दायर याचिका पर आज ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करेगा कि आगे का रास्ता किसान आंदोलन का कैसा होगा। सरकार और किसानों में लगातार गतिरोध है। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गतिरोध अभी भी जारी है। हम आपको 21 दिन की 21 तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी 26 नवंबर से लेकर आज तक की वो सारी तस्वीर। कैसे आंदोलन शुरू हुआ, कैसे बॉर्डर्स बंद हुए, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, कैसे अन्नदाता सड़क पर आया, कैसे ट्रैक्टर्स के जरिए रास्ता बंद किया गया, कैसे लंगर चला और अब जब टेम्परेचर डिप कर रहा है उसके बाद भी अन्नदाता जो है लगातार बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। आने का सिलसिला किसानों का लगातार जारी है और उसी बीच एक तरफ कई ऐसे संगठन हैं जिसको लेकर किसान जो कि आंदोलन कर रहे हैं खफा हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार एक जैसी बात सभी से करे, संगठन को तोड़ने का काम ना करे, क्योंकि देश में कई ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है सरकार से मिलने के बाद। अब आंदोलन को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है तो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई में किसानों की याचिका पर भी सुनवाई होगी और आंदोलन को लेकर जो याचिका लगाई गई है उस पर भी, किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि किसानों को क्या बॉर्डर से हटा दिया जाए या सड़कों पर आंदोलन करने दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कहां तक चल रहा है, कौन इससे प्रभावित नहीं है, कौन प्रभावित है, किसान क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। याचिका में बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में संक्रमण का खतरा बताया गया है। कहा कोविड समय ऐसे में इतने ज्यादा किसान एक साथ बैठे हैं, ये गलत है। जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस एस.ए. बोपन्ना, जस्टिस वी सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है और बड़ी खबर इससे आ सकती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि हाँ ये जो धरना है ये सही है या गलत। अब ऐसे में जो सड़कें बंद है वो खुलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऐसे में कैसे निकलेगा समाधान, किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच आज नोएडा चिल्ला बॉर्डर जाम करने की बात किसान कर रहे हैं। दूसरी जगह दिल्ली में और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसा आगाह किया है किसानों ने। आंदोलन पहले से ज्यादा तेज हो रहा है, यानी पहले कम लोग थे, अब ज्यादा किसान वहां पहुंच रहे हैं। सरकार अगर कानून रद्द करने का प्रस्ताव देती है तो बातचीत संभव होगी। कानून रद्द नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। यानी जो डेडलॉक है सरकार और किसानी संगठनों के बीच में वो यही है कि 3 कृषि कानून खत्म हो,
तभी बातचीत होगी, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून रद्द नहीं होंगे। लेकिन लगातार हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं और लगातार 21 दिन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, हर उम्र का किसान इसमें मौजूद है, अलग अलग राज्यों के किसान मौजूद हैं और अब संख्या लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे गतिरोध और टकराव की स्थिति बढ़ रही है। सरकार कह रही है संशोधन को तैयार है, किसान कह रहे हैं आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कानून पूरी तरह से रद्द नहीं होता। इसमें लगातार गुंजाइश की स्थिति सरकार बनाने की कोशिश में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बॉर्डर्स पर किसानों को परमिशन दी जाए आंदोलन की या फिर वहां से हटने के लिए कहा जाएगा। साथ ही साथ किसान भी कह रहे हैं सरकार बात तो सुने। आज 21वां दिन है जहां पे सिंगू बॉर्डर में किसान डटे हुए हैं। कल किसानों के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक सरकार कानून बिल वापस नहीं लेती तब तक किसान सिंगू बॉर्डर से नहीं हटेंगे। हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। सर ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए जैसे हम समझ रहे हैं अभी, जैसे जो देश की हमारी राजनीति है वो कारपोरेट घरानों के हाथ में है पूरी दुनिया की। तो आज हमने सुबह फिर दोबारा से पहले ही हमने सबसे पहले जियो सिम का कारपोरेट घरानों का जो वस्तु है उनका बाइकाट का आह्वान किया था देशवासियों को। आज फिर हमने जियो सिम तो मोबाइल्स और रिलायंस और अंबानी अडानी जी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइक करने का आह्वान किया देशवासियों को। हमारा मानना है कि अगर हम कारपोरेट पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे तो हम कृषि कानून वापस कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम कारपोरेट के खिलाफ जो आंदोलन है और तेज कर रहे हैं। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री जी कल गुजरात में जाके जो कुछ कह के आए हैं, उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि अगर डेयरी वाला किसान से दूध खरीदने का कांटेक्ट करता है तो उनकी गाय भैंस तो नहीं ले जाता। तो मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं, एक तो कि चाहे डेयरी फार्म है, चाहे पोल्ट्री फार्म है, चाहे फिश फार्मिंग है, चाहे शहद का कित्ता है, उनके सभी देश के किसानों का आप डेटा मंगाइए, उनके सर के ऊपर भी हजारों करोड़ों का कर्ज है। तो हमारे देश में तो वो भी प्रफुल्लित नहीं हो रहा। एक बात। उनकी दूसरी बात का जवाब, अमेरिका के आंकड़े हैं, अमेरिका के 17,000 किसान डेयरी फार्मर में थे, तो उनकी फार्मिंग भी हमसे बहुत बड़ी होती है। ठीक है जी। जब कारपोरेट वहां डेयरी फार्मिंग आया तो 17,000 जो उनके किसान थे वो खत्म हो गए। दूध के कमी नहीं, कारपोरेट आ गया, दूध महंगा मिलने लगा और कारपोरेट का कब्जा हो गया। अगर अमेरिका का किसान टिक नहीं पाया प्राइवेट क्षेत्र में, तो हमारा किसान तो भाई 2 पशु रखता, 2 गाय रखता है, 2 भैंस रखता है, तो बहुत छोटा है, ये टिक नहीं पाएगा। दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम बैठक है। 3 याचिका जो किसान संगठनों ने फाइल की है उस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि जो प्रदर्शन आगे होगा या नहीं। इस पे आपकी क्या राय है सर? कोरोना की आड़ में लोग जो हक मांग रहे हैं, जो आंदोलन है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट में कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वो किसानों से बातचीत करके उनकी मांगे माने, आंदोलन को खत्म करे। कोरोना की आड़ में हमारे आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे किसान नेता जिन्होंने हमसे बात की और साफ तौर से ये कहा है कि वो एकजुट हैं, एक साथ है, जितने सारे संगठन हैं वो साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर सरकार उनको लिखित में आश्वासन देती है 3 कृषि बिल को लेके, और चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, किसान यहाँ पे डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज। सिंगू बॉर्डर से आप रिपोर्ट देख रहे थे। सब्यसाची की साफ कह रहे हैं किसान डटे रहेंगे। और जो किसान नेता है रचना, वो एग्जाम्पल अमेरिका में फार्मिंग का बता रहे हैं कि जब वहां के फार्मर्स जो कि संपन्न थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे नहीं रुक पाए तो हिंदुस्तान का किसान क्या कहेगा। सीधे लाइव चलते हैं जतिन के पास जो कि यूपी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, आज की तस्वीरें क्या है यूपी बॉर्डर की? राकेश टिकैत कहां पर है? किसान क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या फिर रास्ता साफ कराएगी सुप्रीम कोर्ट आज?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने कुछ देर पहले किसानों से बात की थी तो उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ उनके लिए फेवर में जरूर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि राकेश टिकैत कहाँ है, मेरे ठीक पीछे वहां देखिए आपको जो किसानों का हुजूम नजर आएगा, वहां बीच में राकेश टिकैत हैं। वो इस समय आगे की रणनीति के बारे में सभी किसानों को बता रहे हैं। कुछ देर बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे, हमसे बात करेंगे और इस विषय में बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक अहम बात, एक अहम जानकारी मैं आपको बता दूं कि कल यहां पर एक महापंचायत होने वाली है। उस महापंचायत की तैयारी हो रही है और वहां आपको बीच में जो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच जो खड़े हैं, वो राकेश टिकैत हैं। किसानों के पास चल लेते हैं थोड़ा सा और उनको अपनी तरफ बुलाकर पूछ लेते हैं कि क्या कुछ इस समय चल रहा है। जी आप थोड़ा आगे आइए, ये बताइए राकेश जी, यहाँ पर अभी मीटिंग एक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जब मीटिंग हो जाएगी और जो निर्णय होगा तो आपके सामने बताइए, कल महापंचायत होने वाली है? महापंचायत 17 तारीख की जो हो चुकी है और 17 तारीख में सभी लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि कुछ याचिकाएं हैं, क्या सोच रहे हैं उसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, अभी डाल ली है, क्या निर्णय होगा ये जो निर्णय है तो हाईकमान का है, यानी समिति के जो लोग हैं। तो आप जतिन, एक तरफ बीजेपी दिल्ली के नरेला में महापंचायत कर रही है, नए कृषि कानून के फायदे बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जतिन ने बताया कि राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत कल रखी जा रही है। जाहिर तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई। टीएमसी से बागी हुए शुभेंदु अधिकारी आज राजभवन पहुंचकर दे सकते हैं इस्तीफा। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। कल ही दिल्ली पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लगातार टीएमसी से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, ममता बनर्जी से नाराजगी है। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वो बड़े नेता, बड़े नाम है जो लगातार टीएमसी से किनारा करते हुए, ऐसे में 5 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी और टीएमसी में लगातार टकराव की स्थिति। कल ही हमने देखा था इलेक्शन कमीशन बंगाल बीजेपी के नेता पहुंचे थे ममता बनर्जी की शिकायत करने के लिए, और अब इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंचेगी खुद पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। लेकिन लगातार बीजेपी के टॉप लीडर्स पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, इन 5 तस्वीरों से हम आपको सियासी जो उठापटक है पश्चिम बंगाल के अंदर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर लाठीचार्ज हुआ। नड्डा विजयवर्गीय जब वहां पर कैंपेन करने के लिए गए थे, वहां पर पत्थर चले जिसमें चोट भी आई कैलाश विजयवर्गीय को। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई। बंगाल में टकराव की स्थिति है। ममता का भी 3 दिवसीय दौरा है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख गए बंगाल, और उसके बाद अब अमित शाह का दौरा संभव है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। शुभेंदु हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, जितेंद्र तिवारी भी है बागी। ममता क्या करेंगी? ये जो सीढ़ी थी ये शुरू हुई थी मुकुल रॉय से, और अब धीरे धीरे एक बड़ी सेंध बीजेपी लगा रही है टीएमसी के खेमे में। और इसी बीच बड़ी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ही अगली मिल रही है, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा देते हैं। ममता बनर्जी के गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार बीजेपी पर तो हमलावर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल फिलहाल मची हुई है, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर ममता बनर्जी ने लिया है। दरअसल रचना, ममता को इस बात का डर है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो एक तरफ अगर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ता है और एक तरफ ओवैसी लड़ते हैं, तो बिहार का जो रिजल्ट था उसने आईना दिखा दिया है रीजनल पार्टीज को। और बताते हैं कि कैसे बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस को एआईएमआईएम की पार्टी यानी ओवैसी ने रोक दिया था, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी की पार्टी को वोट किया, और शायद उसी फॉर्मूले से ममता पश्चिम बंगाल में डर रही है। और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर डीडीसी चुनाव के लिए 7वें चरण के लिए मतदान चल रहा है। भारी ठंड हालांकि पड़ रही है। डीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। 31 सीट कुल मिलाकर, जिनमें 298 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो रही है। कश्मीर की 13 और जम्मू की 18 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण का चुनाव है। बहुत कुछ ये चुनाव दिखाएगा आईना देश और बाहर तक। जो लोग कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलिटी नहीं लौटी है, जो लोग इस बात की वकालत करते थे कि 370 वापस किया जाए, उनके लिए ये तस्वीरें काफी है, जब जम्मू एंड कश्मीर की जनता इतनी सर्द दिनों में भी सुबह से लाइन लगाकर वोटिंग कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डीडीसी चुनाव को लेकर मतदान कर रहे लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आरिश बिलाल की रिपोर्ट आप देखिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 7वें चरण के चुनाव
आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं और पिछले जो 6 चरण हुए हैं उनमें काफ़ी उत्साह लोगों का देखने को मिला और आज जो है लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो है लोगों का वो सामने आया है वोट डालने के लिए। हम इस वक्त गांधरबल के एक इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको टॉप एंगल दिखा रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हर तरफ जो है लोगों की कतारें हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कि आज जो है 7वां चरण है और इसके बाद 19 तारीख को आखिरी और लास्ट चरण होगा इन डीडीसी चुनाव का। आज के चुनाव में 31 सीटों पे चुनाव होना है जिनमें से 13 कश्मीर डिवीजन में है जबकि 18 जो है वो जम्मू डिवीजन में है और इसके लिए काफ़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के बहुत कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जैसा हमने कहा कि पिछले 6 फेजेस में कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली। सारा जो है वो बहुत पीसफुल हुआ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सराहना की बात है और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है और किसी भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खड़ा होने नहीं दे रहे हैं तो ये एक सराहनीय बात है और जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की पीठ थपथपानी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, गांधरबल। बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और यही शायद हिंदुस्तान देखना चाहता था और उन लोगों को जवाब देना चाहता था जो लोग कह रहे थे कि 370 गलत हटा है। सब लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आज एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगे अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने भेजा था दूसरी बार सम्मन। अर्जुन ने 21 दिसंबर तक एनसीबी से वक्त मांगा। इससे पहले भी बड़ी हस्तियों से पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी की टीम लगातार उन्हें समन जारी कर रही है जिनका नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आ रहा है। एक बार पहले पूछताछ हो चुकी है, आज पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर अर्जुन रामपाल ने कहा है 21 दिसंबर तक पेश नहीं हो सकते हैं। 22 दिसंबर को अब 11 बजे सुबह पेश होने की बात सामने आ रही है। सवाल जवाब होंगे। इससे पहले 13 नवंबर को भी 7 घंटे तक अर्जुन रामपाल से सवाल जवाब हुए थे ड्रग कनेक्शन को लेकर। हमने देखा अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ लंबी एनसीबी की तरफ से की गई थी और कई ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कस चुका है और बड़ी हस्तियां दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, साथ ही सारा अली खान जैसी बड़ी हस्तियां अभी हाल फिलहाल में भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी। बिल्कुल। और अब आज फिलहाल अर्जुन रामपाल अब आप कह सकते हैं पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है, निजी वजहों से बताया कि 22 तारीख को पेश होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर ड्रग्स का नेक्सस रैकेट मुंबई में कहां तक फैला हुआ है। लगातार बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है और सरप्राइजिंग नाम सामने आ रहे हैं। जैसे भारती का नाम एक सरप्राइज था, हम हमेशा उनको टेलीविजन पर देखते हैं, एक हास्य कलाकार के रूप में देखते हैं, लेकिन एकदम से नाम सामने आता है, एनसीबी रेड करती है और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। आगे एनसीबी अब कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। जिस तरह हमने देखा था रिया सेन को कई दिन हिरासत में रहना पड़ा था और करीब करीब 1 महीना वो हिरासत में रही। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी हिरासत में रखा गया। ड्रग कनेक्शन को लेकर कई चौंकाने वाले नाम और कई बड़े नाम इस लिस्ट में सामने हो सकते हैं। हालांकि जब शुरुआती जांच चल रही थी तभी ये अंदेशा मिल रहा था इंडिया न्यूज संवाददाताओं के जरिए जो मुंबई में लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। अभिषेक शर्मा, उर्वशी खोना, इनके जरिए हमें बताया गया था कि कई बड़े नामों को लेकर खुलासा होगा और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी भी जांच उनको लेकर चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द उनका नाम सामने आ जाए। अर्जुन रामपाल से आज पूछताछ होनी थी, निजी कारणों का हवाला दिया है, आज पेश नहीं होंगे। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, क्या एक्सक्यूज दिया गया है आज पेश नहीं होने को लेकर और 22 दिसंबर अब ये पूरा कंफर्म है कि पहुंचेंगे अर्जुन रामपाल पूछताछ के लिए? बिल्कुल, देखिए खुद उन्होंने एनसीबी के सामने अर्जी लगाई है। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख तक उन्हें टाइम दिया जाए। 21 तारीख तक कुछ पर्सनल उनका काम है जिसकी वजह से वह पेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें छूट दी जाए कि वो 21 तारीख तक नहीं आ सकते और 22 तारीख को वह आ सकते हैं। अगर 22 तारीख को जरूरत है, यानी एनसीबी को जरूरत है 22 तारीख को आने की, तो एनसीबी बताए, उस हिसाब से 22 तारीख को आ सकते हैं। लेकिन देखिए एनसीबी की तरफ से अभी तक यह फैसला नहीं लिया गया है क्या उन्हें टाइम दिया गया है या फिर 22 को आने के लिए कहा गया या फिर उन्हें कहा गया कोई और दिन आने के लिए। यह एनसीबी थोड़ी देर में स्पष्ट करेगी। लेकिन यह साफ हो गया है कि आज अर्जुन रामपाल अब तक नहीं आए हैं और जैसा कि 11 बजे का लगभग वक्त दिया गया था। अगर एनसीबी उनके जो भी एप्लीकेशन दिया है उसे अगर खारिज करती है और तो यह साफ है कि उन्हें आज ही पेश होना होगा, वरना
अगर एनसीबी ने समय दिया तो ये मान के चलिए कि 22 तारीख को अगर एनसीबी ने समय देती है तो 22 तारीख को उन्हें वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 6 घंटे जब पिछली बार आए थे 6 घंटे पूछताछ हुई थी, उस वक्त उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सब कुछ हमारी जानकारी हमने दे दी है। आखिरकार वापस दोबारा बुलाने का मकसद साफ है कि एनसीबी को कई सारी बड़ी जानकारियां और हाथ लगी है और यही कारण है कि एनसीबी फिर से उन्हें दोबारा पहले भी आप इस तरह का इशारा कर चुके हैं अभिषेक कि कई बड़े नामों को लेकर खुलासा हो सकता है। आज की पूछताछ से भी ऐसा ही माना जा रहा था कि कई बड़े चेहरों से पर्दा हटेगा और उनका नाम भी ड्रग कनेक्शन में सामने आएगा। हालांकि एनसीबी की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है, नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। 1971 की विजय के आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह की अगुवाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज इसी जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश जश्न मना रहा है। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, शहीदों को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, शहीदों की शहादत को नमन किया। आज पूरा देश सलाम कर रहा है शहीदों की याद में। और साथ ही बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वर्णिम मशाल यहां पर जलाई गई। विजय ज्योति यात्रा जो कि पूरे देश भर में इन 4 मशालों को देश को जोड़ने का काम करेंगी। इन 4 मशालों को देश भर में घुमाया जाएगा और फिर वापस दिल्ली लाया जाएगा। सुखोई, अपाचे जैसे बड़े लड़ाकू विमान जिनके जरिए फ्लाई पास्ट किया गया। आसमान में भी वायुसेना की ताकत नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, वहां 2 मिनट का मौन भी रखा, शहीदों को याद भी किया और 1971 की इस लड़ाई को देश कभी भूल नहीं सकता। आज गोल्डन जुबली 50 साल पूरे हुए हैं। कैसे हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। बहुत बड़ी बात है। जनरल नियाजी के कहने पर 93,000 सैनिकों ने जब सरेंडर किया तो वो हिंदुस्तानी सेना के लिए वीरता का पल था, शौर्य को दिखाने का पल था। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैदानी इलाकों में लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है। और जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से तापमान लुढ़का रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर हो रहा है। और ऐसा होता भी है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उससे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप हम और आप सब झेल रहे हैं। दिल्ली में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में 2 डिग्री तक ये तापमान पहुंच सकता है। दक्षिण भारत में तो बारिश होने की भी आशंका है। लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल बारिश हुई थी। 2 दिन पहले दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, शिमला, मुंबई, श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, लेह और धर्मशाला की। कैसे सफेद चादर में इस समय सारे पहाड़ी इलाके लग चुके हैं और जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार शीतलहर का कहर जारी है। लेकिन ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है, हालांकि हो सकता है आप मैदानी इलाकों में हो या पहाड़ी इलाकों में, लेकिन आज का तापमान कैसा रहा। श्रीनगर में माइनस में है तापमान, -3.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि पहलगाम में -5.3 डिग्री सेल्सियस। कुपवाड़ा में -2.3 है। गुलमर्ग -10 तक इस वक्त पहुंच चुका है। कारगिल -16.4, ले -13.1, द्रास में -24.6। यानी ये द्रास और ये जो सेक्टर है रचना, ये वो सेक्टर्स है जहां पर हमारे जवान तैनात होते हैं और इतनी ठंड में भी देश की रक्षा करते हैं। अब ये 10 तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, शिमला, मुंबई, धर्मशाला, लेह, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, ये पहाड़ी इलाके जो बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। पिछले 3 से 4 दिन में तापमान बहुत लुढ़का है। और इसी बीच बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर से काफी है दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। और ये रिकॉर्ड किया गया है मंगलवार, यानी कि बीता दिन जो था वो अब तक सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। इलाकों में लगातार बर्फबारी होने के कारण मैदानी राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लगातार तापमान जो है वो गिर रहा है, क्योंकि कल तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था और लगातार दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है।
और ठंड के वजह से कोहरा भी छाया हुआ है। सुबह का वक्त है, जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। हालांकि कल के अनुसार आज की स्थिति थोड़ी बेटर है, कोहरा थोड़ा सा कम है कल के अनुसार। हालांकि ठंड अभी भी करारी बनी हुई है और लगातार मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में देश की राजधानी में जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट और देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, नई दिल्ली। ये जो शिमला में मनाली में बर्फ गिरी है ना, उसका असर पिछले 3 दिन से जबरदस्त दिख रहा है। सुरसुरी छूट जाती है सुबह सुबह जैसे निकलते के साथ ही। कोविड के साथ तो जीना ही है, जब तक घर में बैठ रहे हो तब भी ठीक है और मजबूरी में बाहर निकलना तब भी ठीक है। अब सुबह सुबह शहर के लिए पॉल्यूशन से बचने के लिए नहीं निकले तो भी आदमी क्या करे, दिन भर पूरे दिन काम करना, पॉल्यूशन, कोविड के मास्क वगैरह, ताजी हवा भी तो चाहिए। ठंड बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपना ख्याल आप लोग बहुत रखिए।